एक सेकंड। नमस्कार साथियों, व्हाट टू डू फॉर यूपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज उपस्थित हूँ एक और नए विश्लेषणात्मक विषय वस्तु के साथ। और मैं आज की विषय वस्तु के बारे में बताऊं उससे पहले एक बहुत बड़ी सॉरी क्षमा प्रार्थी कल के लिए, क्योंकि कल का जो सेशन था राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना पाने का अधिकार, उसे मैं कंप्लीट नहीं कर सका। दरअसल कई चीज़ें जो थी मैं नहीं बता पाया बीच में कॉल आने के कारण। हालांकि मैं आज डीएनडी में अपने फ़ोन को डाल दिया हूँ। हालांकि मैं डाल हमेशा देता हूँ, बट कल कुछ इम्पोर्टेंट कॉल्स थे घर से, तो मुझे रिसीव करना पड़ा। बहरहाल तो कल के लिए क्षमा प्रार्थी। हाँ, मुझे मौका मिलेगा आज या फिर किसी भी सेशन में, तो मैं उसे एक बार रैप अप कर दूंगा ताकि आप उसे पूरा समझ सकें। आई मीन एक पूरा एक फ्लो आपके साथ पूरा समझ सकें। आई मीन एक पूरा एक तो चलिए, कल के लिए सॉरी, बट हाँ आज अपने उसी सेशन को, आई मीन नए सेशन को पूरा करने का प्रयास करेंगे। और आज का जो विषय वस्तु है, एक सेकेंड सर, ये आई थिंक इसका जो सेल है ना वो खत्म हो गया है। कई बार ये बिना मतलब बिना कुछ किए वो खुद होता है, जिसे हैंग कहते हैं। कोई बात नहीं। ओह माय गॉड, व्हाई इट्स हैपनिंग। वेट अ मिनट आई गाइस। अब शायद नहीं होगा। तो चलिए आज के सेशन, सॉरी बहुत ज़्यादा समय हो गया, आई मीन 4 मिनट, और मैं अपनी जो भी विषय वस्तु उसके तरफ बढ़ा भी नहीं। तो आज का जो विषय वस्तु है, टॉपिक है, वो सोशल जस्टिस से जुड़ा हुआ है। और हमारे देश में जो दिव्यांगजनों की स्थिति है, निसंदेह हम सभी को उसके बारे में बात करने की आवश्यकता है। उनकी स्थिति को समझने की आवश्यकता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक किसी भी सेंस में डिसेबल है, इसलिए भी क्योंकि वो हमारे समाज के, हमारे इस तंत्र के, हमारे इस राजनीतिक परितंत्र का एक हिस्सा है। और हिस्सा होने के नाते हर वो चीज़ जो उन्हें दी जानी चाहिए, जो जिसके वे हकदार हैं, मिलना चाहिए। इसी क्रम में हम चीज़ों को आज देखेंगे। तो सोशल जस्टिस, जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत में जिस क्वेश्चन के माध्यम से आज के टॉपिक को हम कंप्लीट करने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार है। प्रश्न कि भारत में दिव्यांगजनों से संबंधित प्रमुख प्रावधान और भारत में जो दिव्यांग जनों से जुड़ी मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, इन समस्याओं के बारे में आज हम बात करेंगे।
कभी कभी ना ये बहुत ज़्यादा एनोइंग किस्म का हो जाता है। अगर मैं इसे शुरू ये ना करूँ, आई मीन ना देखूँ, तो एक थोड़ा-सा वो दुविधा बनी होती है कि पता नहीं स्ट्रीमिंग बढ़िया बेहतर हो रहा है या नहीं। इसलिए मुझे इसके साथ जाना पड़ता है। वंस अगेन सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। बट हाँ, तो चलिए, चूँकि हमारा टॉपिक आज दिव्यांग जनों से संबंधित है, तो सबसे पहले इस परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं कि दिव्यांगजन, डिसेबिलिटीज़ होता क्या है ना? उसकी परिभाषाएँ क्या दी गई हैं? हालाँकि जब परिभाषाओं की बात की जाती है, तो हमारे संविधान में कोई विशेष या स्पष्ट परिभाषा तो नहीं है, लेकिन जो नियमावली हैं, जो दिव्यांगजन से संबंधित जो अधिनियम है, अधिकार है, उनमें इन बातों को बताया गया है। बातें जो भी है एकेडमिक सेक्शन में करी जाती है, पर आप अगर इसे अपने लहजे में समझना चाहें, तो दिव्यांग जनों का मतलब ये होता है कि सामान्य काम करने में जो बाधाएं उत्पन्न करें, उसे हम कह देते हैं वो दिव्यांगता की श्रेणी में आएगा। अब बाधाएं कई स्तर से उत्पन्न हो सकती है, शारीरिक स्तर की हो, मानसिक स्तर की हो, या फिर एक और शब्द होता है संवेदी, संवेदी स्तर को। संवेदी मतलब संवेदनाओं के स्तर पर यदि आप किसी भी प्रकार से ग्रसित हैं, और कुछ इसी प्रकार की जो दिव्यांगता की श्रेणी है, यदि मेरी याददाश्त सही है, तो पूजा हेगड़े करके जो अभी आईएएस बनी थी, और उनके ऊपर फिर कार्रवाई हुआ और फिर उनको निलंबन कर दिया गया। इसी प्रकार की श्रेणी का मिसयूज करके वो अपनी जो यात्रा है आईएएस बनने की तैयारी में यूज किया था, उपयोग किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिर जो भी हमारी न्यायतंत्र है, न्यायतंत्र ने उन्हें निलंबन कर दिया है। तो उन पे बात मतलब उधर जाने के बजाय हमें सिर्फ ये समझना है कि एक संवेदी प्रकार की भी दिव्यांगता होती है, और ये दिव्यांगता दिखती नहीं है, लेकिन हाँ, हो सकता है मैं भी उस दिव्यांगता का शिकार हूँ, पर मुझे पता नहीं है, हो सकता है आप भी हो। तो मानसिक तौर पे कई चीजें ऐसी होती है जो आपके अंदर होता है, आई मीन उस डिसेबिलिटीज का आप हिस्सा बनते हैं, लेकिन चूंकि आप चेक नहीं कराते, आप जो साइकेट्रिक है उसके पास जाते नहीं, तो आपको पहचान कर पाना मुश्किल हो पाता है। लेकिन हाँ, दिव्यांगता कहने के बाद जो हमारे जहन में स्मृतियां उभरती है, वो दरअसल शारीरिक दिव्यांगता को लेकर होता है। जो फिजिकल डिसेबिलिटीज हैं, डिसऑर्डर जो भी आप कह लो, उनको लेकर हमारी जो एक भावना है वो बनी हुई है। तो ये थी कुछ डेफिनेशन। डेफिनेशन फिर से मैं कह दूं तो ये कि आपको सामान्य तौर पे कामकाज करने में यदि कोई बाधाएं उत्पन्न होती है, और वो बाधाएं उत्पन्न होने के कारण जो है वो प्राकृतिक कारण है। मान लीजिए आप बेहतर तरीके से चल नहीं पा रहे, आपके मन मस्तिष्क उतनी ज्यादा कंट्रोल में नहीं है, और इसका कारण प्राकृतिक है। तो इस प्रकार से जो भी स्थितियां उत्पन्न होती है, दिव्यांगता के अंतर्गत आता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारे संविधान में या फिर किसी भी प्रकार के विशेष तौर पर संविधान में परिभाषित नहीं है, लेकिन 1991, 1996, 2002 में बहुत सारे ऐसे प्रयास किए गए जिनमें इनको एक ये कहें तो इनको एक मुख्य भूमिका के अंतर्गत लाया जाए। वहाँ कई चीजें परिभाषित की गई, और जो मैं ये परिभाषा बताया वो दरअसल 2016 में एक अधिनियम आया था, उससे मैं लेकर ये बातें गई। हालांकि 2016 के अधिनियम में क्या थे वो अभी वो यूं कहें तो एक्सप्लेन हो जाएगा। बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लिया दिव्यांगता की परिभाषा क्या है, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, संवेदी तौर पे अकुशलता एक तरीके से। तो ये थे परिभाषा। अब ये समझने का प्रयास करते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारे देश में कोई कानून वगैरह है या नहीं इस दिव्यांगता श्रेणी को लेकर। तो कभी कभी मुझे भी लगता है कि हम इतने बहुत बड़े होने का दावा करते हैं कि हमारा इतना सुसंगत लोकतंत्र है, हम इतने पारदर्शी तरीके से अपने लोकतंत्र को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसी लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन द सेंस, अगर आप नंबर के टर्म में बात करें, तो हमारे देश में तकरीबन 3 करोड़ जो ऐसे लोग हैं दिव्यांगता के श्रेणी में आते हैं। तो उन 3 करोड़ को आप मुख्य धारा में लाने के लिए अभी अभी 5 साल 10 साल पहले, तकरीबन 2016 में पहली बार एक सुसंगठित अधिनियम लाया गया। इससे पहले कोई विशेष ऐसा कुछ नहीं है जहां आप संतुष्ट होकर, या फिर आप कहें कि सेटिस्फाई होकर इन द सेंस की कह सके कि हाँ ये चीजें उनके लिए बेहतर है। बहरहाल हालांकि ये चीजें सही नहीं है। जब आप विश्व गुरु बनने की बात करते हो, विश्व में अपनी जो एक छाप है उसको अगर बिखेरने की बात करते हो, तो सबसे पहले आपको इंटरनल जो आंतरिक परिदृश्य है उसको सुधारने की आवश्यकता है। तो ये थे कुछ बात। तो ये बात मैं ये कह रहा था कि कानून है या नहीं, तो कानून नहीं था विशेष तौर पे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको अभी कहा कि 2016 में कानून लाया गया। कानून का नाम था दरअसल दिव्यांग जनों के अधिकार अधिनियम 2016।
और यहाँ से सीधा तौर पे ये बात करें कि इन कानून में 2016 में जो कानून लाए गए, क्या-क्या प्रावधान थे? पहली बात तो ये जो सही चीज़ रही कि इससे पहले जो कैटेगरीज़ रहे, वो दरअसल 7 प्रकार की श्रेणी थी, कैटेगरी थी, वो यूँ कहें तो आप डिवाइड की गई थी, निश्चित की गई थी। इस 2016 के अधिनियम ने इसको विस्तृत करते हुए 21 प्रकार की श्रेणियों को सृजित किया। मतलब ये कि अगर आप वर्तमान समय में अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि दिव्यांगता की कितनी श्रेणी है, तो 21। दूसरी बात जो बहुत पहले कर दी जानी चाहिए थी मेरे अनुसार, सॉरी आज पे हो गया, मतलब ये कह रहा पहले ही कर दी जानी चाहिए थी, समावेशिता पर जोर दिया गया। कुछ आवाज आ रहा है बाहर से। दरअसल ये कि यहाँ पे एक अपार्टमेंट वगैरह बन रहा है, जो भी है उसकी बहुत ज़्यादा ड्रिलिंग मशीन की बहुत ज़्यादा वो कभी-कभी आवाज़ आती है। बहरहाल, तो दिव्यांग जनों के अधिकार अधिनियम 2016 में पहली बात ये की गई कि परिभाषित किया गया कि दिव्यांग जो श्रेणी है उसको कैसे कैसे और किस पैमाने पे हम दिख सकेंगे। दूसरी बात, जैसा कि मैंने आपको कहा, श्रेणी को बढ़ाया गया, पहले 7 श्रेणी थी, अब 21 श्रेणी में कर दिया गया। और अगली बात कही गई, समावेशिता पर ज्यादा जोर दिया गया। समावेशिता एक छोटा सा शब्द जरूर है, लेकिन जब आप इनके पंखुड़ियों को खोलेंगे, इनके अन्य परिणामों को देखने का प्रयास करेंगे, तब समझ आएगा कि ये शब्द को लाना, इस शब्द के ऊपर इन लोगों के साथ यू कहें साथ मिलकर काम करना कितना जरूरी था। समावेशिता, हालांकि इसे अगर मैं सोशल जस्टिस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा बात करना चाहूँ तो मिनटों बात की जा सकती है, फिलहाल वहां जाने से बचेंगे। सिर्फ ये बात आप समझे, क्योंकि समावेशिता हमारा टॉपिक नहीं है, टॉपिक है दिव्यांगजन। दिव्यांगजन समावेशिता के अंतर्गत आए, ये चीजें 2016 के अधिनियम में लाया गया। इस बात को, इस जानकारी से आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात जो, और दूसरी नहीं अगली बात और सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है कि समावेशिता कब हो पाएगा, जब आप इन्हें रोजगार में ये करेंगे, जगह देंगे, आई मीन रिजर्वेशन जैसी बातें अगर स्थिति सुदृढ़ हो पाती है, तो कहीं ना कहीं समावेशिता का जो आपकी परिकल्पना है वो बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाएगी। और इसी तौर पे हमारे देश में विशेष मतलब जो सरकारी नौकरी है उसमें 4% की जो एक क्या कह सकते हो आप, रिजर्वेशन आरक्षण है, वो दिया गया। और जो उच्च हाई एजुकेशन के लिए, उच्च जो शिक्षा जगत है, विच मीन्स इसके लिए एक शब्द होता है, हायर एजुकेशन को क्या कहेंगे आप हिंदी में, जो भी आप हिंदी कर लेंगे, कभी कभी छोटे से इंग्लिश वर्ड को हिंदी ढूंढ पाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। बहरहाल, उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन में 5% की भागीदारी यानी रिजर्वेशन करी गई। सरकारी नौकरी में 4% और हायर एजुकेशन में 5%। ये 2016 के अधिनियम के बाद की स्थिति है। तो ये थे हमारे दिव्यांगजनों से संबंधित कुछ प्रावधान, कुछ कानून नहीं, महज एक कानून जिसको हमने ये बात कही कि इसके मुख्य प्रावधान क्या है, जो दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम 2016 है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के क्रम में इस बात को जानने का प्रयास करते हैं कि दिव्यांगजनों से जुड़े प्रमुख मुद्दे और चुनौतियां क्या है हमारे समाज में, हमारे देश में। तो मुद्दे और चुनौती के संबंध में पहली बातें जो कही जा रही कि डिजिटल एक्सक्लूजन। आप जैसे जब मैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूँ, काफी दफा कई एस्पेक्ट में हम लोगों ने बात किया है और काफी गहराई के साथ किया है। जितने भी संभावित पक्ष होने चाहिए हम लोगों ने उसे समझने का, समझाने का प्रयास किया। आज चूंकि इस प्रसंग में हम है कि दिव्यांगजनों को कैसे हम डिजिटली सशक्त बना सकते हैं, ये हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या भी है और चुनौती भी है। वर्तमान समय में जैसा कि मैंने आपको कहा, शायद नहीं कहा, अभी मैं कहता हूँ कि 3 करोड़ की आबादी है और तकरीबन 70% की आबादी, हमारी जो आबादी है वो दरअसल ग्रामीण परिवेश में बसती है। 69% एग्जैक्ट है, ओवरऑल 70 आप माने तो ये सोचकर देखिए आपकी तकरीबन 70% वह आबादी जो जिसे हम अपंगता या दिव्यांगता कहते हैं ग्रामीण परिवेश में है। तो पहली बात तो ये कि उनके पास एक चुनौती तो ये है कि वो दिव्यांग हैं। दूसरी बात ये कि उनके ऊपर कई प्रकार की सोशल स्टिग्मा भी बहुत ज्यादा प्रभावी होती है, विशेष तौर पर ग्रामीण परिवेश में। शहरों में बहुत ज्यादा नहीं होता है, लोगों को आई मीन जो भी दिव्यांगजन है उनके प्रति एक सौहार्दपूर्ण स्थिति होती है, लेकिन गाँव में चूंकि एजुकेशन का कमी होता है और आप क्या कह सकते हैं, जागरूकता की कमी होती है, तो उन्हें एक स्टिग्मा के तौर पे भी देखते हैं, उन्हें बेहतर पर्सपेक्टिव से ना देखते। एक शब्द में कहे तो ये होगा। तो डिजिटल एक्सक्लूजन सबसे बड़ी चुनौती है, वो प्रॉपर तरीके से मान लीजिए। मैं अगर सौभाग्य कहूँ या दुर्भाग्य कहूँ, चूंकि दिव्यांगजन है, दिव्य का मतलब ये होता है एक ऐसी स्थिति, एक ऐसा जो स्थिति जिसे
ईश्वर ने आपको दिया है, सभी लोगों को नहीं मिलता है, इसीलिए दिव्यांग, दिव्यांग मतलब अंग मतलब आपके शरीर, दिव्य मतलब जो भगवान के द्वारा दिया गया हो। मतलब मैं ये कहना चाह रहा कि मैं अगर अक्षम हूँ देखने में, मेरी श्रवण शक्ति उतनी बेहतर नहीं है, तो इन तमाम चीज़ों को सुदृढ़ करने हेतु टेक्नोलॉजी मुझे कितना मदद करती है, ये मेरी समाज से, इस देश से अपेक्षा होगी कि मेरे पक्ष में, आई मीन मेरे समुदाय के पक्ष में काम करे। विगत वर्षों में देखा गया है कि किसी भी प्रकार की ऐसी जो प्रयास है, ना वर्ल्ड लेवल पे, ना मतलब ना राष्ट्रीय लेवल पे, ना अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, किसी भी ऐसा प्रयास नहीं किया जा रहा जिससे बहुत ज्यादा सराहा जा सके। तो ये एक चुनौती रही। हालांकि जब हम डिजिटल संबंधित चीजों को देखते हैं और एक तरफ दिव्यांग श्रेणी को रखते हैं, तो बहुत सारी चुनौतियां और भी उभर कर आती हैं। फिलहाल अभी चुनौतियों में जाने से बचेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं, अभी मैंने एक डेटा से आपको रूबरू कराया कि हमारे देश में 69%, 70% की जो दिव्यांग श्रेणी है, और ये 1.3 करोड़, 1 टोटल अगर 3 करोड़ है तो 70% आप देख लो जितना भी होंगे, तकरीबन 1.3 करोड़ के आसपास ये जो श्रेणी है वो कहीं ना कहीं गांव में रहती है। नहीं, 1.2 करोड़ को नीचे, यानी कि 1.8 करोड़ के आसपास होगा ना, 1 करोड़ 80 लाख के आसपास जो है वो रहते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा कि पहली बात तो ये कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे भी ग्रामीण में उतना प्रॉपर है नहीं, इसीलिए इसको प्रॉपर तरीके से करने के लिए भारत नेट जो योजना है उसको सरकार के द्वारा लाई गई। मुझे लगता है ज्यादा समय ले रहा हूँ, एक शब्द में कहकर मैं ये जानना चाहूंगा कि हमारे देश में विशेष तौर पर डिजिटल संबंधित ऐसे टूल किट बनाने की आवश्यकता है, जिससे जो जैसे मान लीजिए मैं अंधा, है ना, कभी कभी जैसे मुझे भी फील हुआ, मैं जब इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मान लीजिए मैं ऐसा हूँ, तो एक अलग प्रकार की अनुभूति होती है। तो उनके ऊपर क्या बीतता होगा जो वाकई में इस दुर्भाग्य स्थिति को कहीं ना कहीं झेल रहे होंगे। तो उनके लिए हमारे साथ जो है ना, उनके लिए आप कह सकते हो एक दया का भाव, बहरहाल। खैर, तो डिजिटल एक्सक्लूजन हमारे देश में है, विशेष तौर पे इनके लिए ये करना चाहिए। और देखिए एक बात ये भी है, जब आप आर्थिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हमारा जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल इकोनॉमी है, वो 2028 तक तकरीबन 1 ट्रिलियन इकोनॉमी डॉलर बनने वाला है। मतलब 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनेगी सिर्फ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी जो चीजें हैं जो। तो यदि आप अपने जन भागीदारी को, मतलब आगे एक और डेटा आपके पास आएगी कि हमारे देश में तकरीबन 1.3 करोड़ लोग जो है वो सक्षम हैं, दिव्यांगजन लोग सक्षम है, जो नौकरी कर सकते हैं, जिनके पास स्किल है। लेकिन महज उन 1 करोड़ 30 लाख में महज 30% या फिर पहले 33% को ही कहीं ना कहीं रोजगार मिल पाता है। बाकी जो बचे 67 से 70% हैं वो आज भी बेरोजगार हैं। तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से आपका एक आधार नहीं बन पाया है उन जन समुदायों के सरोकार के लिए, ये एक समस्या है। हालांकि इसे ठीक करने के लिए सरकार प्रयासरत है, पर अभी वो आना, आई मीन रिजल्ट आना बाकी है। तो ये थे प्रमुख मुद्दे में। पहली बात है डिजिटल एक्सक्लूजन। दूसरी चुनौती है रोजगार संबंधी चुनौती, और ये चुनौती इसलिए भी बहुत ज्यादा कंसर्न का विषय है क्योंकि हमारे देश में क्या, किसी भी देश की किसी भी व्यक्ति को आप देख लें, कहते हैं ना, जैसे कि मतलब एक लोकोक्ति भी चलती है कि किसी को 2 रोटी देने के बजाय आप उसे 2 घंटे का रोजगार दे दो तो वो ज्यादा सही है। कुछ इस प्रकार की जो कहानियां वो चलती हैं। कहानी तो अपनी जगह पर, हाँ, उनसे जो सीख लेने की आवश्यकता वो ये है कि आप एज अ गवर्नमेंट, एज अ गवर्नेंस ऑफ दिस कंट्री, आप उन्हें 5 किलो चावल, 10 किलो चावल और जो भी तमाम सुविधाएं उसको देना, चलिए वो सेकेंडरी में मानता हूँ, लेकिन पहली जो प्रायोरिटी वो ये है कि आपको उनको रोजगार के लिए एक अवसर प्रदान करें, ताकि वो रोटी के ऊपर, जो रोटी के लिए जो भी जरूरत की चीजें हैं, आपके ऊपर निर्भर ना हो, सरकार के ऊपर निर्भर ना हो, समाज के ऊपर निर्भर ना हो, वो आत्मनिर्भर बने रहे। तो इस आत्मनिर्भर को तभी साकार किया जा सकता है जब आप उन्हें अपने जो इस अर्थव्यवस्था है उसका एक अभिन्न हिस्सा बनाएंगे, अंग बनाएंगे। तो इसी क्रम में मैंने एक डेटा नोट करके लाया था, हालांकि नोट किया नहीं, बट हाँ मुझे ध्यान में है कि 3 करोड़ लोगों में तकरीबन, जैसा कि मैंने अभी फिर से रिपीट कर दूं कि 1.3 करोड़ लोगों को, जो लोग हैं 3 करोड़ में, वो सक्षम हैं, उनके पास स्किल है, वो कंप्यूटर चलाना जानते हैं, उनके पास जो डिजिटली चीजें होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, वो है, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि वो जो नियोक्ता हैं, एम्प्लॉयर हैं, उनको एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं अपनी जो सिस्टम है, अगर मैं सिस्टम का हिस्सा बनाया तो बहुत सारी चीजें मेरे मत्थे चढ़ जाएगी। क्योंकि स्वाभाविक तौर पे जब आप किसी भी इस प्रकार की श्रेणी को अगर आप ये देते हैं, रोजगार देते हैं, तो आपके पास बहुत ज्यादा लायबिलिटीज भी होती है।
सरकार की तरफ से बहुत सारे नियमावली का पालन करना होता है। नियमावली ये कि उनके लिए प्रॉपर शौचालय होना चाहिए, नियमावली ये कि उनको प्रॉपर तरीके से उस प्रकार की जो इन्वायरमेंट है वो मिलना चाहिए जो उनको यूँ कहें तो सूट करे। तो इसलिए लोग देने से बचते हैं, रोजगार में लाने से बचते हैं। तो रोजगार संबंधी चुनौतियां रही। अगली जो चुनौती है वो दरअसल है अवसंरचना संबंधी चुनौतियां। और ये मैं भले ही अभी कह दे रहा, पर आने वाले कई दशकों तक ये चुनौती जो है ना वो स्वीकार करना पड़ेगा। एक डेटा में पढ़ रहा था आज ही कि हमारी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनी हुई है फिलहाल पूरे भारत में, उसमें दिव्यांगजनों को रियायत मिले, दिव्यांगजनों को केंद्र में रखते हुए भी उस इमारत को या फिर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए, ऐसे इमारत महज 3% ही है। तो सोचिए, मान लीजिए मैं अपंगता से दिव्यांगता का एक मतलब दिव्यांगजन हूँ, मुझे किसी भी फ्लोर पे जाना है और वहां सीढ़ी इस तरीके से जहां मेरी जो व्हील चेयर वो नहीं जा सकेगी, तो स्वाभाविक तौर पे मैं उस जो आपके अवसंरचना उसका हिस्सा नहीं बन पाऊंगा प्रॉपर तरीके से। तो इसलिए कहा जा रहा है कि वो जो 3% जो हमारी अवसंरचनाएं हैं, महज 3% है, उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। तो अवसंरचना में ये दिक्कत है। दूसरी बात इसमें ये कही जाती है कि जो अस्पताल है विशेष तौर पे, हालांकि ये बात कह पाना कि ये बहुत जल्दी हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, विगत वर्षों में जैसा कि मैंने कई डेटा उसको मैंने आज एनालिसिस किया, इसलिए नहीं कि मैं आपको बता पाऊँ, इसलिए कि थोड़ी सी कहीं ना कहीं आपको डेटा इस बात को बताती है कि अगर आप इसको सुधार देखना चाहेंगे तो कितने दिनों में हो पाएगा। इन द सेंस कि अगर जैसा कि मैंने आपको कहा कि 3% ही अभी वर्तमान समय में ऐसे अवसंरचना है जहाँ दिव्यांगजनों को जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनको सुविधा मिल पाएगी। आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा प्रॉपर तरीके से ये होने में, क्योंकि हमारे सामने अभी जापान, जो भी छोटे छोटे कंट्रीज हैं, सिंगापुर हो गया और भी जो छोटे छोटे देश हैं, हमारे लिए आदर्श की स्थिति है। मतलब ये कि वो अपने छोटे छोटे जो अवसंरचनाएं हैं ना, वहां भी उन्होंने ध्यान रखा है इनके लिए, दिव्यांगजनों के लिए। हालांकि इसके पीछे भी बहुत बड़ा एक कारण आप मान सकते हो, क्योंकि जो हालांकि मुझे ये डेटा देखना चाहिए था, मैं डेटा दिखाने की कितने लोग हैं जो जापान में, कितना है, 11 करोड़ 12 करोड़ के आसपास जापान की संख्या है जहां तक मेरी याददाश्त कह रही। कितने लोग उसमें दिव्यांगजन है, क्योंकि दिव्यांगजन मुझे लगता है ज्यादा होंगे, क्योंकि जो परमाणु हमले हुए थे उनसे दिव्यांगता की जो एक कड़ी है वो पीढ़ी दर पीढ़ी संप्रेषित होती आ रही, बढ़ती चली जा रही है। तो जब आपके देश में बहुत ज्यादा जनसंख्या उस वर्ग के हों, तो स्वाभाविक तौर पे आपकी नीति निर्माण में वो चीजें परिलक्षित होती है। मैं जैसा कि देखता हूँ, कई दफा आप भी देखे होंगे रील्स वगैरह में, जब मेट्रो आती है या फिर किसी भी प्रकार की ट्रेन या रेलगाड़ी जो भी आप कह लो, तो उनके लिए प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और फिर वहां पे लोग होते हैं जो उनकी मदद के लिए वहां तक पर रहते हैं। हमारे देश में मैं शायद ही कहीं ऐसा देख पाया, एक बार मैं देख पाया था शायद जी टीवी नहीं, शायद लाल किला के जो मेट्रो स्टेशन है वहां एक महिला थी, और वो महिला इसलिए थी ताकि जो इस तरीके से दिव्यांगजन है उनको मदद कर सके। मतलब इतने बहुत ज्यादा गाँव मेट्रो में शुरुआती में आया था, तो सिर्फ इसलिए मैं जाता था देखने के लिए कि कैसे ये वक्त काम करता है। मतलब क्यूरियोसिटी थी मेरी जानने की कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी जमीन के अंदर कैसे हो पाता है। हालांकि कई चीजें जो मेरी एक मिथ भी थी इस चीज को लेकर, दिल्ली को लेकर, वो टूटा और कई नई चीजें भी हमारे सामने हमारे जहन में जुड़ पाई। बहरहाल ये मेरे व्यक्तिगत पक्ष का हिस्सा है। बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा कि हमारे देश में आज भी जो अवसंरचनाएं बन रही हैं, जो भी क्रियाविधि चल रही, उस क्रियाविधि में कहीं ना कहीं इन लोगों को, दिव्यांगजनों की श्रेणी को एक्सक्लूड किया जा रहा है, अंग्रेजी में कहें तो ये समस्याएं रही। शौचालय, रेलवे, सार्वजनिक स्थान जैसी चीजें हैं जो उस तरीके से सुलभ नहीं है। आई मीन मतलब जिस तरीके से होना चाहिए उनके लिए। हालांकि एक बार और डीडीए की एक रिपोर्ट आई थी, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसमें ये बात कही जा रही थी कि जो शहरी नियोजन है, जो अर्बन प्लानिंग है, उसमें इस बात को ध्यान रखा जाएगा और टॉप 3 प्रायोरिटीज में इस बात को रखा जाएगा कि हाँ, दिव्यांगजनों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाए। रैंप की जो होता है ना, फ्लैट टाइप का होता है जिसमें व्हील चेयर चल सके, एस्केलेटर हो, स्वचालित सीढ़ी हो, इस प्रकार की संरचनाओं में इनका ध्यान रखा जाए, ऐसी बातें कही गई थी। जो कि दिखता है कि हाँ, सरकार इस चीज को लेकर अब जागरूक हुई है, जो वर्षों पहले हो जाना चाहिए था। पर इसकी जो परिलक्षण है, जो रिजल्ट है, वो आने वाले दिनों में दिखेगा, फिलहाल अभी नहीं। तो ये थे रोजगार संबंधी, ये तो हो ही गया। अवसंरचना संबंधी चुनौती, ये भी आखिरकार हम लोग करेंगे। एक चीज और इसमें मैं जोड़कर देख सकता हूँ कि जो आयुष्मान भारत योजना है, मच्छर
मतलब दो मच्छर लड़ रहा है आपस में। बहरहाल मैं ये कह रहा है कि आयुष्मान भारत जो योजना है उसमें भी काफी हद तक ये प्रयास किया गया है कि दिव्यांगजनों को की जो श्रेणी है उसको ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित किया जा सके। लेकिन आज भी ये जो प्रयास है वो पर्याप्त नहीं है, और इसके आंकड़े, कई ऐसे आंकड़े मैंने देखे जिसमें ये साफ तौर पर दिखता है कि भारत सरकार के पास बहुत सारे योजनाएं हैं, बहुत सारी नीतियां हैं जिनमें इनके लिए एक बेहतर स्थान है, लेकिन उन नीतियों का, उन योजनाओं का बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन का ना होना एक बहुत बड़ी चुनौती है। अच्छी तरीके से क्रियान्वित न हो पाना एक बहुत बड़ी समस्या है। इन योजनाओं छोड़िए, मैंने मतलब हम सभी ये कहते हैं नई योजना लानी चाहिए, वो वगैरह वगैरह आना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि फिलहाल जितनी भी रणनीतियां हैं, उन चीजों को अगर बेहतर तरीके से, पिन पॉइंटेड तरीके से अगर आप एग्जीक्यूट कर गए इन नीतियों, इन नीतिज का, आई मीन पॉलिसीज का, तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी और सुधर जाएगी, और इतनी जितनी हम लोग अपेक्षा कर पा रहे हैं। तो आयुष्मान भारत भी हमारे देश में होते हुए भी, आई मीन, बहुत ज्यादा कारगर नहीं है। कारगर न होने का पीछे कारण बेहतर इम्प्लीमेंटेशन का ना होना, भ्रष्टाचार आदि इसमें जुड़ी होती है। प्रमुख मुद्दे में आखिरी आखिरी तो नहीं, सेकेंड लास्ट, वो ये है कि आपदाओं का जो प्रभाव है, असंगत प्रभाव उसमें डायरेक्ट पड़ता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं देख रहा था, दरअसल जब मैं विस्तार से पढ़ रहा था तो चीजें समझ आई कि अगर किसी प्रकार की आपदा आती है, बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, भूकंप हो गया, ऐसी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, इन आपदाओं में ये इतना ज्यादा वनरेबल है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, जो डेटा से जोड़कर, कि मान लीजिए आपदा आती है, बाढ़, सुखाड़ या फिर भूकंप, इसमें अगर 100 व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति 100 व्यक्तियों की मृत्यु हो रही, तो ये जो वनरेबल सेक्शन है, ये जो दिव्यांगजन की श्रेणी है, ये तकरीबन 400, आई मीन 2 से 4 गुना ज्यादा प्रभावित होते हैं। क्यों? क्योंकि आप इस चीज को आप प्रत्यक्षता देख सकते हो कि अगर वो डिसेबल हैं, अगर भूकंप आई तो प्रॉपर तरीके से भाग नहीं पाएंगे, बाढ़ आया तो स्विमिंग वगैरह आदि आदि चीजें सामान्य व्यक्ति के लिए चुनौती होती है। अगर वो डिसेबिलिटीज है तो फिर समस्याएं और गंभीर हो जाती है। तो ये बातें कहा गया कि आपदाओं का असर जो है इन समूहों पे बहुत ज्यादा पड़ता है और बहुत गहराई के साथ पड़ता है। तो ये एक समस्याएं थी मुद्दों में। अगली बात कही जा रही है सामाजिक कलंक, दरअसल जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं, और जागरूकता का अभाव। और शुरुआत में जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारे देश में तकरीबन जो दिव्यांगजन है 69% ग्रामीण परिवेश में वास करते हैं, और उनके ऊपर ये एक दोहरी चुनौती होती है। एक तरफ तो उन्हें प्राकृतिक रूप से जो भी अपंगता रही उनका भुगतान करना होता है, आई मीन जो भी चीजें हैं। दूसरी तरफ सामाजिक तौर पे उनके ऊपर एक नजरिया होता है जिसे हम स्टिग्मा कह ले। लोगों के लिए वो एक क्या कह सकते हैं इसको, जो हाशिया स्थिति तो होती है, मतलब जिसको देखकर लोग हंसते हैं, इसके लिए एक शब्द होता है हास्यास्पद। हाँ, हास्यास्पद का एक खैर कुछ और बातें याद आ गई थी। तो ये थी, मतलब ये दरअसल मुद्दों में, चुनौतियों में, समस्याओं में, कि वो है ना सामाजिक स्तर पे भी कई स्तरों में यूं कहें तो शोषित होते हैं। खैर ये थे मुद्दे। अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि भारत में दिव्यांगजनों के समावेश का उपाय क्या है। मतलब ये, यदि आपको पहले हमने ये देखा कि डेफिनेशन के तौर पे कि दिव्यांगता कहते किसे हैं, फिर हमने थोड़ी सी एक झलक ये देखने का प्रयास करा कि हमारे देश की जो व्यवस्था है, शासन व्यवस्था, उसमें कानूनी तौर पे क्या क्या प्रावधान है। विशेष प्रावधान नहीं है, जो प्रावधान थी 2016 की, हमने उसे देखा। दिव्यांगजनों के लिए अधिकार अधिनियम 2016, इसकी व्याख्या हमने करी। फिर हमने देखा कि इनसे संबंधित चुनौतियां क्या है ना। अब हम देखने का प्रयास करते हैं कि भारत में दिव्यांगजनों के समावेशन का उपाय क्या है, यानी कि हम क्या करें एज अ कम्युनिटीज, एज अ ग्रुप ऑफ दिस कंट्री, जिससे ये समावेशी इंक्लूजन के तौर पे हमारे जो मेन स्ट्रीम है उसका हिस्सा बन सके। इस क्रम में जब मैं समस्याओं की बात करा तो सबसे पहली समस्याएं क्या थी? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आई मीन जो डिजिटली समस्याएं थी। तो उपाय में भी सबसे पहले जो उपाय होगा डिजिटल सुगम्यता। आपको इस प्रकार के चीजों का इजाद करना होगा। मान लीजिए मैं अंधा हूं लेकिन फिर भी मैं फोन यूज कर सकूं, इसके लिए वॉइस कमांड जैसी कोई अगर तकनीक अगर आप ये कर पाते हो, इजाद कर पाते हो, तो इन समुदाय के लिए वरदान साबित होगा। दूसरी बात ये कही जा रही है कि स्क्रीन के ऊपर कुछ ऐसी स्थिति बनाई जाए, आई मीन कुछ ऐसे यंत्र स्थापित किए जाए जैसे ब्रेन लिपि आदि। जैसे पहले क्या था, वो कीपैड वाला मोबाइल था ना, अगर संभव हो पाए तो कुछ उसी प्रकार की क्या कह सकते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा ब्रेन लिपि को, मेरे मतलब मैं सवाल मेरे जन्म में आ गया कि ब्रेन लिपि कब आया था। बहरहाल
मैं ये कहना चाह रहा कि अगर आप फोन है तो फोन टैबलेट के आसपास, जैसे लैपटॉप है, लैपटॉप में कीबोर्ड वगैरह होता है, तो ब्रेन लिपि पर आधारित कुछ ऐसी ही यंत्र बनाया जाए कि अगर मैं अंधा हूं तब भी उन चीजों का प्रयोग कर सकूं, वॉइस कमांड दिए जाए। तीसरी बात कही जा रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से चीजें सुगम्य तरीके से हो, इस तरीके का कोई उपाय बनाया जाए। मतलब ये कि मान लीजिए मैं किसी भी चीज के बारे में जानना चाह रहा, मान लीजिए अर्थव्यवस्था क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, तमाम चीजों को जानना चाह रहा इंटरनेट के माध्यम से, तो वॉइस कमांड एक हो गई। कई दफा ऐसा हो सकता है कि कोई मतलब बोल ना पा रहा हो, दिव्यांगता की, जैसा कि मैंने आपको बताया 21 श्रेणियां हैं, तो 21 श्रेणी में सभी श्रेणियों के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होनी चाहिए, उन आवश्यकताओं के मध्य नजर रखते हुए डिजिटल एवोल्यूशन करने की आवश्यकता है, कुछ ऐसे ही यंत्र तंत्र की बनाने की आवश्यकता है। तो पहली मतलब हम दरअसल ये देख रहे हैं कि भारत में दिव्यांगता के समावेशिता को लाने के लिए क्या करना होगा। तो पहली बात, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना होगा, उस क्रम में ये बातें रही। दूसरी बात है सॉरी, दिव्यांग जनों के अधिकार और कानून को बेहतर क्रियान्वयन करना। ये चीजें महज हमारे देश के लिए नहीं, दुनिया के अन्य देशों के लिए भी चुनौती का सामना करना पड़ता है कि किसी भी विषय वस्तु के लिए, किसी भी समूह समुदाय के लिए सरकार अनेकों अनेक नीतियां लाती है। समस्याएं वहां नहीं होती, समस्याएं यहाँ होती है कि उस नीति का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। मैंने आपको कहा है कि भारत सरकार द्वारा बहुत सारे ऐसे नीति लाए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत में ही कई ऐसी कैटेगरी है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से दिव्यांगजनों को लाभान्वित करने की बात कही गई है, लेकिन भ्रष्टाचार, अनियमितताएं, जागरूकता के अभाव में ये चीजें प्रॉपर तरीके से पेनिट्रेट नहीं हो पाती है। तो ये एक समस्या थी और इसी समस्या के समाधान हेतु कहा जा रहा है कि बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो, इसका ध्यान रखा जाना है सरकार का। और इसके लिए हो सकता है कोई एक ऐसे तंत्र बनाए, जैसे कि बच्चों के लिए एक तंत्र है ना, शिक्षा जगत के लिए एक तंत्र है, पोर्टफोलियो है हमारी सरकार के, इकोनॉमी को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए हमारे पास सरकार के पास पोर्टफोलियो है, यंत्र तंत्र जो भी आप कह लें। उसी प्रकार से जो ये वंचित समुदाय हैं, विशेष तौर पे दिव्यांगजन, इनके लिए कोई एक ऐसे समुदाय, एक ऐसे डेडिकेटेड तंत्र हो जो इन चीजों को ध्यान रखे कि हाँ, जो चीजें सरकार के द्वारा लाई गई थी वो इम्प्लीमेंट हो पाई या नहीं, अगर नहीं हो पाई तो क्यों नहीं हो पाई, ताकि उसमें सुधार किया जा सके। इस प्रकार के अगर सहभागी जो पॉलिसीज है का एक हिस्सा बन पाया तो निस्संदेह आने वाले दिनों में ये चीजें सुधरेगी। तो समावेशन के उपाय में अगली बातें कही जा रही, सापेक्षिक रोजगार का सृजन करना। सापेक्षिक रोजगार का मतलब क्या कि रोजगार का सृजन करना ये तो ठीक है, लेकिन रोजगार के वो भागीदारी बन सके, इसके लिए आपको अनेक चीजों को ध्यान में रखना होगा। पहली बात तो ये कि वहाँ के वातावरण उनके सापेक्ष हो। वातावरण इन द सेंस ये कि बहुत ज्यादा उनके ऊपर टॉन्ट ना हो कि आप इस तरीके से हो, उस तरीके से हो। उनके अपंगता होने के नाते उनके ऊपर कोई विशेष दबाव ना हो। समयावधि क्या हो, उनको निर्धारित करने की छूट दी जाए कि हाँ, जिस भी वो टाइम टेबल में फिक्स है, बहुत ज्यादा दूर ना हो। उनकी जो कार्यावधि है बहुत ज्यादा दूर ना, इस बात की भी ध्यान रखी जानी चाहिए। अगली बात कही जा रही है कि शौचालय आदि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उनके ध्यान में भी, उनको ध्यान में रखकर भी बनाया जाए। और ऐसे स्थान पे अगर उनको रोजगार में सृजन में, रोजगार में उनको नियुक्त किया जाता है तो निस्संदेह वो भी लाभान्वित होंगे और हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था उसमें अहम भूमिका निभा पाएंगे। तो सापेक्षिक रोजगार। दूसरी बात इसमें ये कही जा रही है, हालांकि ये चीजें एक आई थी, मतलब मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, सरकार के द्वारा, जिसमें स्टार्टअप, विशेष तौर पे इन समुदायों के लिए, स्टार्टअप के लिए सरकार जो है वो फंड देना चाह रही थी, लोन देना चाह रही थी। तो इस प्रकार के अगर और प्रयास, जैसा कि मैंने आपको कई दफा कह दिया कि सरकार की तरफ से बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को बेहतर इम्प्लीमेंटेशन ना होना ही हमारे समक्ष ये बहुत बड़ी चुनौती है इन समुदायों और वर्गों के लिए। तो एमएसएमई में इनको भागीदार बनाया जाए, एमएसएमई से जुड़े जो भी तमाम फंड्स हैं उनसे इनको लाभान्वित कराया जाए। और ये तभी संभव हो पाएगा जब एक डेडिकेटेड तंत्र बने, ताकि इन चीजों को, चूंकि स्वाभाविक तौर पर जैसा कि मैंने आपको कहा कि 3 करोड़ में 1.8 करोड़ के आसपास या 1.5 करोड़ के आसपास ही जो लोग हैं वो सक्षम है, स्किलफुल हैं इन चीजों को ये करने के लिए, मतलब आपके रोजगार का हिस्सा बनने के लिए। बाकी जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं इस बात का अनुमान ही नहीं लगता कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है। तो जागरूकता बनाने के लिए, जागरूक करने के लिए भी कुछ ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए जिससे वो अपने जो हक है उसको समझ सके, जो सरकार के द्वारा दी जा रही नीति रणनीति है उसका हिस्सेदार बन सके। और समय समय पर तकनीकी परीक्षण, चूंकि आप रोजगार में लाने की बात कर रहे हैं, तो
स्वाभाविक तौर पे स्किल और रिक्वायरमेंट की हमेशा वो जो ग्राफ है ऊपर नीचे होती रहती है, समन्वयता के साथ आगे बढ़े, इसलिए आपको स्किल प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है इन समुदाय को, इन वर्गों को। आगे बात कही जा रही है व्यापक स्वास्थ्य देखभाल और पुनर्वास सेवा। उससे पहले मैं थोड़ा जलापान कर लूं। तो भारत में दिव्यांगजनों के समावेशन हेतु क्या उपाय अपनाए जाने चाहिए, इस क्रम में अगली बातें कही जा रही है। व्यापक स्वास्थ्य देखभाल और पुनर्वास सेवा। स्वास्थ्य देखभाल इन द सेंस ये कि उन 21 प्रकार की कैटेगरी जो थी जिसे दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत रखा गया, उसमें से 3, 4, 5 तो प्रत्यक्ष रूप से आप देख पाते हो, प्रत्यक्ष रूप से इस बात को समझ पाते हो कि आखिर क्या है, मतलब दिव्यांगता है या नहीं। लेकिन अन्य श्रेणी जो मानसिक तौर पे है, जो जिसकी जो प्रकृति है वो अमूर्त प्रकृति की है, तो उन अमूर्त इंटेंजिबल प्रकृति के नेचर के जो भी अपंगताएं हैं उनको पहचान करने की आवश्यकता है। वो तभी पहचान में आ पाएंगी जब आप स्वास्थ्य जो देखभाल है उनकी वो एक तरीके से यूं कहें तो संचालित करें सिस्टमेटिक वे में, समय दर समय। पहले सबसे पहले आप उसे उन्हें चिन्हित करें कि कौन कौन ऐसे हो सकते हैं, उसके बाद फिर उनके जांच पड़ताल कराई जाए और फिर जो भी समस्याएं हैं और उनके जो भी निदान हो सकते हैं संभवतः वो कराने का प्रयास किया जाए। दूसरी बात इसमें ये कही जा रही कि मैंने आपको जैसा बताया है कि तकरीबन 4 गुना ज्यादा ये प्राकृतिक आपदाओं का शिकार बनते हैं सामान्य लोगों की अपेक्षा। तो सबसे ज्यादा और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि उनके लिए जब भी इन आपदाओं का ये शिकार बनते हैं तो पहली जो समस्या है वो है पुनर्वास का। चूंकि वो विस्थापित हो जाते हैं और हम जो जन सामान्य व्यक्ति हैं विस्थापित होने के बाद एक रोजगार का सृजन रोजगार ढूंढ लेते हैं। अगर नहीं हो पाया तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से अपनी जो जीविकोपार्जन है वो कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। लेकिन इन जन समुदायों की इतनी ज्यादा ये कह रहे तो रीच या पहुंच नहीं होती बाजार में कि ये प्रॉपर तरीके से अपनी जीविकोपार्जन खुद से कर सके। और अगर जीविकोपार्जन नहीं कर पाएंगे, आपके आर्थिक अर्थव्यवस्था का भागीदार नहीं बन पाएंगे, तो कहीं ना कहीं इनकी जो इनके ऊपर जो एक दबाव है, सामाजिक दबाव, आर्थिक दबाव, पुनर्वास का दबाव, वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये भी हमारे समक्ष एक चुनौती है और हमें इसे एक बेहद कंसर्न रूप में लेना चाहिए। चिंता का एक बात है। तो इस चिंता का बात को प्रॉपर तरीके से सेटल करने के लिए क्या पुनर्वास इनको देना है। अगर विस्थापित हो तो प्रॉपर तरीके से घर इनको दिलाया जाए। 5वीं बात कही जा रही है कि शहरी नियोजन और परिवहन जो प्रणालियां हैं उनमें इनको कहीं ना कहीं एक तरीके का इनके नजरिए से भी इन चीजों में देखा जाए। स्वाभाविक तौर पे जैसा कि मैंने आपको कहा कि अभी हाल ही में डीडीए जो है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटीज, उन्होंने काफी अपनी एक ये निकाली, मतलब ये शायद पता नहीं कैसे पढ़ा मैं देख पाया ये कि वो किस प्रकार से काम करती है, पर्यावरण को संरक्षण देने में क्या क्या वो उपाय अपना रही। इस प्रकार की जो भी स्टडीज हैं, केस स्टडीज हैं, पढ़ना चाहिए आपको भी। इससे वास्तविक चीजों का पता चलता है कि हमारे समाज में क्या स्थिति है, और मैं जब भी मौका मिलता है मैं देखने का प्रयास करता हूँ। बहरहाल ये बात कही जा रही कि जो आपकी शहरी नियोजन है, नियोजन मतलब प्लानिंग, शहरी मतलब जो शहरों में कैसे प्लानिंग बनेगा। जैसे कि डीडीए इस बात को निश्चय करेगी कि हमारे देश की जो कैपिटल है दिल्ली में, यहाँ कितने मंजिला मकान होना चाहिए। जैसे कि मैं जो कौन सा जोन है, ये जो भी जोन होगा मुझे नहीं पता, यहाँ 5 मंजिला से ऊपर आप मकान नहीं बना सकते। तो बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज हैं कि आप यहाँ 5 मंजिला से ज्यादा मकान नहीं बना सकते, यहाँ इतनी मंजिला से ज्यादा नहीं बना सकते। ये सब तमाम चीजें कौन डिसाइड करती है? एक अथॉरिटी, एक प्राधिकरण जो दिल्ली में डीडीए है। उसी प्रकार से कही जा रही कि अन्य राज्यों में या अन्य जो भी नियोजन है, शहरी नियोजन है, उनके लिए जो डेडिकेटेड तंत्र है उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए। उनको इस बात का यूं कहें तो रेखांकित करना चाहिए कि आप अपने क्रियाविधि में, आप अपने संचालन में इन जन समुदायों के लिए क्या और किस प्रकार से योजनाएं हैं वो बना रहे। तो ये थे शहरी नियोजन से संबंधित। आखिरी बात कही जा रही है कि सामाजिक धारणाओं में परिवर्तन, और ये तभी संभव हो पाएगा। सामाजिक धारणा परिवर्तन मतलब क्या? आपका ज्यादा जो ये है फोकस वो कहाँ होना चाहिए? विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं,
उन पे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे देश के 70% से जो लगभग ये हैं दिव्यांग जन है, वो ग्रामीणों में वास करते हैं, ग्रामीण परिवेश में रहते हैं। तो वहाँ जागरूकता बताने की ज़रूरत है। और ये जागरूकता कैसे आएगा? ये जागरूकता तब आएगा जब आप इन्हीं जो इस प्रकार के समुदाय, इनसे आप खेल आयोजन करवा सकते हो, इनसे किसी प्रकार का कंपटीशन आयोजन करवा सकते हो, और जो भी कंपटीशन के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी भागीदार होंगे उनको आप पुरस्कृत कर सकते हो। अगर इस तरह से आप जो सामाजिक क्रियाविधि है उसमें अगर इनको इस तरीके से भागीदार बनाओगे तो निसंदेह एक जागरूकता बनेगी हमारे ग्रामीण परिवेश में। और आने वाले दिनों में कहीं न कहीं एक सहृदय वाली भाव इन दिव्यांगजनों को लेकर होगा, और जो एक स्टिग्मा बनी हुई है वो खत्म हो पाएगी या फिर काफ़ी हद तक कम हो पाएगी। तो सामाजिक धारणाओं में परिवर्तन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, यदि आप दिव्यांगजनों को भारत के समावेशी विकास के अंतर्गत लाना चाहते हैं तो। आखिरी बात इसमें ये कही जा रही, हालाँकि मैंने कह ही दिया कि खेल और पुरस्कार का प्रयोग किया जाए, जिसके माध्यम से जागरूकता। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये कि जब तक आप लोगों में कंपटीशन की भावना जो है आप अगर जागृत नहीं कर पाएँगे, तो वो कहीं न कहीं एक असहमय सी स्थिति में रहेंगे। तो अगर इस प्रकार की क्रियाविधि उनके बीच में कराई जाएगी तो लोगों में, इनफैक्ट विशेष तौर पे दिव्यांगजनों के मन मस्तिष्क में कंपटीशन की भावना आएगी। और कंपटीशन का भावना आना कहीं न कहीं पहली प्रायोरिटी होती है कि आप आगे बढ़ पाओगे। तो ये थे आज के मेरी तरफ से कुछ विश्लेषण, जो हमने समझने का प्रयास किया कि हमारे देश में जो दिव्यांगजनों की स्थिति है वो कैसी है, परिभाषा क्या है, फिर हमने देखा कि इससे संबंधित चुनौती क्या है, और अंततः हमने ये भी देखने का प्रयास किया कि हमारे देश में किस प्रकार के उपाय किए जाएँ जिससे कि समाज की ये दिव्यांगजन श्रेणी है, इसे हम मुख्य धारा में ला सकें। इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव दोनों प्रकार की जो हमारी अवधारणाएँ हैं, विशेष तौर पे आर्थिक पर्सपेक्टिव से इनको सहभागिता बनाया जाए। तो ये रहे आज के सेशन। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि हाँ, तो और जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए, मैं देखता हूँ दरअसल जो ये है ना, क्या उसको कहते हैं, एनालिटिक में देखता हूँ तो उनमें कई बार साफ तौर पे दिखती है कि वीडियोज़ देखे जा रहे हैं आधा से ज़्यादा उनके द्वारा जो सब्सक्राइबर नहीं है। बहरहाल कोई बात नहीं, ये आपकी निजी समझदारी और निजी बात है। आप चाहें तो करें, अगर ना चाहें तो बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हाँ कर देना। बहरहाल चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आप आज इस सेशन से जरूर लाभान्वित हुए होंगे। अगर हाँ, तो फिर से एक बार मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप लाइक करें सेशन को, सब्सक्राइब करें, और एक बात और कही जाती है इसमें कि बेल आइकन, क्या उसको कहते हैं, हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी पहली जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। बहरहाल ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आप आज के सेशन से जरूर लाभान्वित होंगे। मिलते हैं कल अपने निर्धारित समयावधि के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि आप सभी को।